नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं हरिवल्लभ एच.यू. भट्ट लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर एन.के. पुरी जो जयपुर से हैं और उन्होंने मुझे मेरी इस बातचीत पर काफ़ी बधाइयाँ दी और मुझे अप्रिशिएट किया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है लीडरशिप, जिसे हिंदी में कहते हैं नेतृत्व। ये लीडर और लीडरशिप इससे थोड़ा अलग है। लीडर्स एक अलग हैं और लीडरशिप एक अलग चीज है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो लीडरशिप के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो अपनी बात शुरू करते हैं। अगर आप देखें तो आपके चारों ओर सब जगह शॉर्टेज ही शॉर्टेज नजर आती है। आप देखेंगे कि हमारे चारों ओर जो है वो एम्प्लॉयमेंट की कमी है, हमारे चारों ओर व्यापार और बिजनेस की कमी है, हमारे चारों ओर राइट मैन पावर की कमी है, हमारी चारों ओर फूड, मेडिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और जाने क्या क्या। कमियों की अगर हम बात करें तो हर जगह कमियां ही कमियां हैं। लेकिन हम देखें कि ये सारी कमियां तो हम सभी जानते हैं, रोज की रोज बातों में, चर्चाओं में आती रहती है। लेकिन मैं आज आपका ध्यान एक उस शॉर्टेज के ऊपर लाना चाहता हूं जिसकी कमी को हम महसूस नहीं करते, और वो कमी है लीडरशिप की। हमारे आसपास नेता तो हैं लेकिन नेतृत्व की कमी है, और ये नेतृत्व की कमी हमें किस हद तक नुकसान दे सकती है उसका भी हम कुछ दाखलों के आधार पर चर्चा इस विषय में करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं हमारी बिलीफ के ऊपर एक बात करना चाहता हूं। हमारी बिलीफ है, या हमें ये पढ़ाया गया है, या हमें ये समझाया गया है कि नेतृत्व जो है, द लीडरशिप है, वो लीडर्स आर बॉर्न। बात सही हो सकती है क्योंकि हमारा इतिहास बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेतृत्वशाली, प्रभावशाली व्यक्तित्वों से भरा पड़ा है। लेकिन क्या हम इंतजार करते रहें कि एक अच्छे नेतृत्व वाला व्यक्ति जन्म ले और हमारा भला करे? क्या हम नेतृत्व वाले व्यक्ति को डेवलप नहीं कर सकते? ये एक मेरा सवाल है जो आप अपने जहन में रखिएगा। कैन वी नॉट मेक लीडर्स? ये बात के ऊपर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखें कि हमारा इतिहास जो है वो लीडर्स को बनाने में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर हम इतिहास को टटोलें तो हमें याद आता है कि पन्ना धाय, जिसने अपने बेटे की बलि दे करके और नेतृत्व को आगे बढ़ाया। हमारे पास हाडी रानी, सलुम्बर की महारानी, राजा रतन सिंह की वाइफ, जिसकी शादी को चंद दिन, चंद घंटे हुए थे और राजा रतन सिंह को लड़ाई पे जाना था, लेकिन राजा रतन सिंह लड़ाई में उसका दिल नहीं लग रहा था। तो आखिरी वक्त जाते समय उसने अपने एक दूत को भेजा और कहा रानी को कि तुम अपनी एक निशानी दे दीजिए। रानी को लगा कि ये राजा मेरे मोह में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और उसका दिल हमेशा मेरे पास रहेगा, तो उसने अपना खुद का सिर काट दिया और एक थाली में सजा करके और उस दूत के साथ उसके हस्बैंड को भेज दिया। और वो राजा रतन सिंह औरंगजेब से लड़ाई करके और जीत के आया। इस तरह से हमारे वहाँ लीडर्स बने हैं, लीडरशिप हुई है। ऐसा है कि इन लोगों ने हमारे लिए इतने दाखले दे दिए हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए
कि लीडर्स इफ नॉट बाउंड दे कैन बी मेड, लीडर्स कैन बी मेड। तो हम अगर नेताओं को या नेतृत्व को बनाना चाहें तो भी हमारे पास बहुत से दाखले हैं। हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, और आज की तारीख में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये लीडरशिप के एक बड़े बड़े दाखले हैं जिन्होंने अपने आप लीडरशिप पैदा की, जिन्होंने अपने आप को लीडर के तरीके से इस्टेब्लिश किया और प्रूव किया। तो हम एक और कहानी याद करें कि चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले गुरु चाणक्य, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं एग्जिस्टिंग राजा के सामने एक ऐसे राजा को खड़ा करूंगा जो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और उन्होंने बनाया। तो इसका मतलब ये है कि हम लीडर्स बना भी सकते हैं। जब हम लीडर बना सकते हैं तो हम लीडरशिप क्यों न बनाएं? हमें लीडर क्यों नहीं बनाने चाहिए? हम क्यों इंतजार करें कि एक अच्छा लीडर पैदा होगा और हमारे को नेतृत्व देगा? हम नेतृत्व के लिए व्यक्तियों को क्यों नहीं पैदा कर सकते? और यही सवाल आज मेरा आपके सामने है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम होगा, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि 1962 में चाइना ने इंडिया पर वॉर किया और हमने बुरी तरह मुंह की खाई और हम हारे। लेकिन यही सेना 1965 में हार्डली 3 या 3.5 साल के बाद जब हम लड़े तो हमने 1965 में पाकिस्तान को मुंह की खिलाई, हम जीते। उसके बाद हमने 1971 में बांग्लादेश के लिए वॉर किया और बांग्लादेश का वॉर ऐसा जीता कि इतिहास कायम हो गया कि 90,000 से लगा के 1 लाख बंदियों को बंदी बनाया और पाकिस्तान को घुटने के बल खड़ा कर दिया। ये नेतृत्व ही था कि जिसने 1962 का वॉर हराया, और ये नेतृत्व ही था कि जिसने 1965, 1971, 1999 के वॉर जीते। तो नेतृत्व जो है वो ही एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है जो रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकती है। मैंने एक कहानी या रादर कहूँ कि मैंने फील्ड मार्शल मानेक शॉ को पढ़ा। उनके अंदर से मुझे एक दाखला नजर आया और वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल 71 में अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें मानेक शॉ को बुलाया गया और कहा गया कि आप देख रहे हैं आसाम में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, सब जगह लाखों करोड़ों की तादाद में शरणार्थी आ रहे हैं। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और हमें युद्ध छेड़ना पड़ेगा। तो कैबिनेट मीटिंग के सामने जहां बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, रक्षा मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, शी वॉज लीडिंग द कमेटी। उस समय ये एक ऐसा लीडर था जिसने करेजियसली खड़ा होकर के कह दिया कि सॉरी मैडम, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिक्लेयर वॉर, हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो सब लोग मानेक शॉ के पीछे लग गए, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री ने भी कहा कि शॉ आप मान जाइए, मैडम कह रही हैं तो इसको आपको मानना चाहिए। जनरल ये मानेक शॉ ने कहा नहीं, मैं इस परिस्थिति में नहीं लड़ सकता क्योंकि मुझे युद्ध की तैयारी, क्योंकि अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको मुझे टाइम देना होगा, अगर आप हारना चाहते हैं तो मैं आपके कहने पे अभी लड़ाई छेड़ देता हूँ। उन्होंने तैयारी की और 3 दिसंबर 1971 को वॉर किया और वॉर सिर्फ 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने के बल खड़ा कर दिया। एक स्ट्रेटेजी फॉर्म की, स्ट्रेटेजी फॉर्म के हिसाब से उन्होंने बंगाल की खाड़ी में अपना युद्धपोत खड़ा कर दिया। चाइना दिसंबर के महीने में जो है वो उसकी सारी बॉर्डर, सारी सीमाएं बर्फ से ढक जाती हैं, उसका उस समय कोई महत्व नहीं रह जाता, वो लड़ाई छेड़ नहीं सकता। और चारों ओर से ब्लॉक करने के बाद उसने जब ये युद्ध छेड़ा तो 13 दिनों के अंदर इसका हिसाब हो गया। ये लीडरशिप है।
और इस लीडरशिप के लिए हमें कुछ एट्रीब्यूट्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए। और ये एट्रीब्यूट्स हैं कि हम प्रोफेशनली, जो जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड आदमी होना चाहिए। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बिना नेतृत्व की लीडरशिप आप नहीं ले सकते हैं। आपको लीडरशिप के लिए यू मस्ट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। तो ये 100% हमें मानना होगा कि हम हमारे नेताओं, हमारे लीडरशिप को पैदा करने के लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन एक्वायर होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन उनको देनी चाहिए और एक्सपोजर देना चाहिए। दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है डिसीजन मेकिंग। निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। निर्णय करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो उस नेतृत्व को उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि अगर मैंने डिसीजन लिया है तो निर्णय मेरा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही होनी चाहिए। पासिंग ऑन बक से लीडरशिप नहीं बन सकती। तीसरा एट्रीब्यूट इसके अंदर मैं जो ढूंढता हूं वो ये है कि हमारे में जस्टिस और इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आधे लोग जो हैं, सबॉर्डिनेट्स जो हैं, वो ये दाखला देते रहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो लीडरशिप की कमी है कि उन्होंने उनको प्रॉपरली जस्टिस नहीं दिया। हम जस्टिस और नियम जो बनाएं वो नियम ऐसे होने चाहिए, जो जो नेतृत्व जो नियम बनाए वो नियम ऐसे होने चाहिए कि उसमें एक गुनाह का सेम सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक आदमी को एक गुनाह के लिए पेनलाइज किया और दूसरे को किसी तरह तोड़ मरोड़ करके मैनिपुलेट करके उसको माफ कर दिया। अगर इस तरीके के दाखले होंगे तो आपकी लीडरशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी। चौथी एट्रीब्यूट जो मैं मानता हूं वो ये है कि आपके पास मॉरल एंड फिजिकल करेज होना चाहिए। आपके पास मॉरल करेज भी होना चाहिए और फिजिकल करेज भी होना चाहिए। जो अभी हम कहते हैं कि हम मॉरल करेज ये होना चाहिए कि हम राइट को राइट कहें और रॉन्ग को रॉन्ग कहें, राइट को राइट के लिए रिवॉर्ड करें और रॉन्ग को उस हिसाब से पेनलाइज करें। ये राइट एंड रॉन्ग का जो डिसीजन है, राइट एंड रॉन्ग शुड नॉट बी इंटरनल, इट शुड बी डिस्प्लेड, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड, इट शुड बी अवेलेबल इन द एनवायरमेंट। आप एज ए लीडर अगर आप राइट एंड रॉन्ग को कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं चैलेंज खड़ा होने की शक्यताएं रहती हैं। तो हमें, और दूसरी बात है फिजिकल करेज। फिजिकल करेज का मतलब ये होता है, एक बार मैंने मानेक शॉ की हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था कि एक सार्जेंट को प्रमोशन देना था जिसके लिए कमेटी एग्री नहीं हो रही थी, लेकिन कमेटी ने ये रिकमेंड दिया कि साहब ये हाई हेडेड आदमी है और ये किसी का भी खून कर देगा, इसको तो प्रमोशन दे देना चाहिए। मानेक शॉ ने बोला नो, इफ इट इज नॉट एलिजिबल टू गेट प्रमोशन ही विल नॉट बी प्रमोटेड। बोले साहब वो तो रिवॉल्वर लेके घूमता है, किसी को भी मार देगा। तो बोला ठीक है, उस काम करो कि उसको मेरे पास भेजो। उसको उनके पास बुलाया और कहा कि तुम रात की ड्यूटी मेरी करोगे और तुमको क्या मेरे प्रति कुछ नफरत है, क्या तुमको कोई है? तो ही सेड ऐसा कुछ बोला नहीं। उसने कहा ये रिवॉल्वर है, अगर तुम मेरे को मारना चाहते हो तो तुम मुझे अब भी मार सकते हो, इट्स ए लोडेड गन। लेकिन वो आदमी रो पड़ा एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। मानेक शॉ ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि डर तो मुझे भी लगा कि यह आदमी मार सकता है मेरे को, लेकिन एज ए लीडर मुझे दूसरों को यह बताना था कि मैं डरता नहीं हूं। क्योंकि उसने, मानेक शॉ ने खुद लिखा है कि डर जो है इट्स ए नेचुरल फिनोमिना, लेकिन व्हेन यू आर इन ए लीडरशिप रोल यू हैव टू टेक दैट रिस्क। और बाद में वो बंदा उसको उसकी ड्यूटी में उसका बॉडीगार्ड के तौर पर उसको इस्तेमाल किया। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है कि डरना नहीं है, आपको उसको डिस्प्ले करना है, उसको प्रूव करना है, तभी तो दूसरे लोग आपकी लीडरशिप को मानेंगे। दूसरी और अगली बात है लॉयल्टी। लॉयल्टी टूवर्ड्स द सीनियर्स एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स द सबॉर्डिनेट्स। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ लॉयल नहीं हैं और सिर्फ सीनियर्स के साथ लॉयल हैं, यू आर सेंडिंग ए रॉन्ग सिग्नल। इससे आपकी नेतृत्व में डेफिनेटली कमी आएगी। तो लॉयल्टी टू द सीनियर्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन लॉयल्टी टूवर्ड्स द सबॉर्डिनेट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके निर्णय पर चल रहे हैं
तो उनके निर्णय उनको फैसिलिटी देना, उनको एनवायरनमेंट देना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को अटेंड करना और उनको एक क्लियर रास्ता बना करके देना, ये लीडर का रोल है। उसके बाद है द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे, कभी भी आपके पास परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, लेकिन जो लीडरशिप है वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम आउटपुट देने की क्षमता होनी चाहिए। आप मैन मशीन एंड रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज को आपको प्रॉपरली कंबाइन करके और उसके अंदर से ही आपको आउटपुट ढूंढना होगा। इसके बाद डिसिप्लिन, आप में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आप में आग्रह होना चाहिए कि हर चीज़ अपने टाइम पे हो, हर चीज़ अपने निर्णय के हिसाब से हो, हर चीज़ एसओपी के हिसाब से हो, हर चीज़ अपने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपको, वो डिसिप्लिन अगर आप हैं तो आपकी रिस्पेक्ट एज ए लीडर मार्केट में रहेगी। और आखिरी बात जो मैं आपको इसमें कहना चाहता हूँ वो है आपका करेक्टर। अगर आपका चरित्र ऊंचा है तो आपके फॉलोअर्स अपने आप बनेंगे, यू विल बी रिस्पेक्टेड। अगर आप करेक्टर से ही लालची हैं या करेक्टर से मैनिपुलेटर हैं और फिर लीडरशिप के रोल में हैं, तो आपकी ये जो लीडरशिप है वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, उसके अंदर चैलेंजेस आते रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो कंक्लूड मैं करना चाहूँगा वो ये है कि वी मस्ट डेवलप राइट लीडर्स एंड द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर्स, क्वालिटी ऑफ क्वालिफाइड एंड टेस्टेड लीडरशिप हमें डेवलप करनी होगी। और हमें एक सिंडिकेट, जो करप्शन का सिंडिकेट बन जाता है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के बीच में, उसको हमें नकारना होगा, हर स्टेज पर नकारना होगा। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि यू मस्ट हैव ए प्लान टू प्लांट लीडरशिप। आप लीडरशिप को डेवलप करिए, इस इंतजार में मत रहिए कि कोई एक अच्छा लीडर पैदा होगा और हमको लीड करेगा। नहीं, आपको अपने समाज में ही से ही लीडर को चुनना होगा। तो मेरे दोस्तों, गेट रेडी, लीडरशिप इज वेटिंग फॉर यू, देयर इज ए शॉर्टेज। मैं अंत में अपनी बात को एक श्लोक से पूरा करना चाहता हूँ। ये श्लोक ऋषि मनु ने लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं हमेशा मनुवादी, लेकिन इसमें एक धर्म की परिभाषा उन्होंने दी है। और ये श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्तेषम, धृति क्षमा दमोस्तेषम, शौचम इंद्रिय निग्रहम, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें, इस श्लोक में ये बताया गया है कि धर्म क्या है। धर्म जो है वो 10 चीजों की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। मैं इसी बेसिस के ऊपर लीडरशिप को भी बताता हूं कि लीडरशिप में भी ये 10 क्वालिटी होनी चाहिए। और वो 10 क्वालिटी क्या है कि उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें क्षमा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, वासनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, चोरी से और दूर हो, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आंतरिक और बाह्य शुद्धि होनी चाहिए, आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर शुद्धता लानी होगी। उसके बाद में बुद्धि का सही मायने में प्रयोग होना चाहिए और क्रोध का त्याग होना चाहिए, अधिकाधिक ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए और सत्य का पालन होना चाहिए और क्रोध को दबाना चाहिए। ये 10 जब तक चीजें आपके अंदर हैं तब तक धर्म की स्थापना पॉसिबल है। जैसे धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, तो ये धर्म की स्थापना करने के लिए इन 10 चीजों की जरूरत है। और आज हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राज हैं, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष कोई शब्द ही नहीं है, इसको तो मैं एक अशब्द कहता हूं। शब्द वास्तव में है धर्म, और धर्म की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए अपने पर्सनालिटी के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपनी नीतियों के अंदर, अपनी पॉलिसीज के अंदर। जब तक आपके अंदर ये 10 धर्म के गुण नहीं हैं तब तक आप न लीडर बन सकते हैं, न लीडरशिप ला सकते हैं, न आप समाज का विकास कर सकते हैं, न देश का विकास कर सकते हैं। तो मेरे यंग दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने व्यक्तित्व को, अपने करैक्टर को इतना ऊंचा बनाइए, इतनी बढ़िया लीडरशिप आप अपने आप में डेवलप करिए कि देश ऊंचा हो, समाज ऊंचा हो
और हम सब समृद्धि की राह पर आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।